आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी की कक्षा में। आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे व्याख्या के सहित में, जो कि पूर्व परीक्षाओं जैसे सीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट, यूटेट आदि में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। चलिए यहाँ पर हम व्याख्या सहित प्रश्नों को हल करते हैं, कौन से आपके उत्तर सही होंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपने राइट रिस्पॉन्सेस या सही उत्तर मेंशन करेंगे कितना आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही है। ये हमारे हिंदी सेक्शन का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जहाँ पर हम हिंदी विषय के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपी टेट, सी टेट और जितने भी आपके स्टेट के टेट के एग्ज़ाम हैं, हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि प्रीवियसली वीडियोस में ये प्रश्न आपके आ चुके हैं। यहाँ पर आप समास, संधि, सर्वनाम, ठीक है, और जो आपके रस, छंद, अलंकार जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, किस तरह से हमारे प्रश्न आते हैं और जो हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक जो आपके प्रश्न होंगे वो उस गद्यांश के आधार पर होंगे। ठीक है, कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको पढ़ने के बाद आपको सही उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो इस गद्यांश को, जो हमारी पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है और या इनको हम स्क्रीनशॉट लेने के बाद पढ़ लेंगे। इनके बेस पर आपको नीचे आंसर देने हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाग के सबसे निकट है? ऑप्शन ए साहस और खतरे, ऑप्शन बी पहले घर फिर बाहर, ऑप्शन सी हिम्मत और जिंदगी, ऑप्शन डी हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। ठीक है, तो इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा या सही उत्तर होगा। क्या? हिम्मत करे इंसान। ठीक है, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में, ठीक है, इस लेखक का मुख्य भाव क्या है? सबसे मुख्य भाव है यहाँ पर, अगर मनुष्य हिम्मत और धैर्य के साथ कोई काम प्रारंभ करता है या कोई कार्य प्रारंभ करता है, तो मेहनत और उसकी परिश्रम और उसके लगनता को या लगन से उस कार्य को संपन्न करता है और निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं आपके, किस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? देखो, उपसर्ग कौन सा होता है? जो शब्द के पहले जुड़े होते हैं। प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभ, ऑप्शन बी सफलता, ऑप्शन डी सी परिवहन, ऑप्शन डी कठिनाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं वो शब्द है आपका ऑप्शन बी सफलता। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सफलता। कैसे करेक्ट हो जाएगा? देखो, सफलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, मतलब जो सफलता का मूल शब्द है यहाँ पर वो है फल। ठीक है, फल में सा उपसर्ग लगाने से हो जाता है सफल और ता प्रत्यय लगाने से हो जाता है सफलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 को हम देख लेते हैं एक बार। परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। यहाँ पर जो परपीड़ा शब्द दिया गया है इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए दूसरों से पीड़ा, ऑप्शन बी दूसरों में पीड़ा, ऑप्शन सी दूसरों की पीड़ा, ऑप्शन डी दूसरों को पीड़ा। तो परपीड़ा का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा। जब कोई दूसरा व्यक्ति दुख दर्द में होता है, ठीक, उसकी पीड़ा की अनुभूति करना मतलब दूसरों की पीड़ा। पर पीड़ा का मतलब आपके यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरों की पीड़ा का मतलब होता है पर पीड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना है? ठीक है, तो गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है, विवेकानंद का नाम दिया गया है। ठीक है, और रेवती राय का भी नाम दिया गया है। तो जो प्रस्तुत गद्यांश है वो रेवती राय के नाम के लिए है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को सही उत्तर कर देंगे, रेवती राय। 94 में आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्यों? गद्यांश में जो कथन आपके दिए गए हैं, ठीक है, किसी को देखने के लिए आँख की नहीं बल्कि दृष्टि की आवश्यकता होती है, और रेवती राय के जीवन का जो दर्शन बनी है, आप वो गद्यांश को पढ़ेंगे
तो आप बहुत ईज़िली आंसर को लगा पाएँगे और बहुत अच्छे नंबर गेन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? ऑप्शन ए कामकाजी महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी महानगर के लिए, ऑप्शन सी जरूरतमंद लोगों के लिए, ऑप्शन डी मुंबई के निवासियों के लिए। ठीक है, तो रेवती राय की जो कैब सेवा मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए है। ठीक है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता कैब के द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया है। तो आपका यहाँ पर 95 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए रेवती राय की कैब सेवा थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा यहाँ पर। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकस ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो आपको ऊपर 96 नंबर में जो अलंकार पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कौन सा अलंकार है क्वेश्चन नंबर 96 में? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 96 में आपका दिया गया क्या, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, राजा जय सिंह और उनकी रानी। ठीक है, तो यहाँ पर अनियुक्ति अलंकार है। कहने का मतलब है यहाँ पर इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे ना कहकर हम किसी के माध्यम से बात कहते हैं। तो यहाँ पर राजा जय सिंह और उनकी रानी का वर्णन है। ठीक है, तो भबरा पराग और मधु के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा है, अनियुक्ति अलंकार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, देखो, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भौरों के माध्यम से राजा को समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर क्या, कवि राजा के को समझाने के लिए सीधी सीधी बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने भौरे का सहारा लिया है। अतः जब कोई बात सीधे तौर पर ना करके व्यंग्य का सहारा लिया जाए, तो वहां पर होता है अनियुक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। या एक हम दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक दोहा है आपका, माली यावत देख कर कलिया करहीं पुकार, माली यावत देख कर कलिया करहीं पुकार, फूल फूल चुन लियो कल हमारी बार। ये जो दोहा है आपका कबीरदास जी का है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो जीवन मृत्यु के हमारे शाश्वत को माली और कलियों के माध्यम से व्यक्त किया है, तो वहां पर भी आपका अनियुक्ति अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की 97, निम्न में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए श्याम टहल रहा है, ऑप्शन बी रमेश ने मुझे पत्र लिखा, ऑप्शन सी देव सोता है, ऑप्शन डी अनिल कार चलाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब जिस क्रिया के साथ में कर्म ना जुड़ा हो वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, रमेश ने मुझे पत्र दिया। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश ने मुझे पत्र दिया, ये क्या है आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया। क्यों, रमेश यहाँ पर करता है। ठीक है, दिया यहाँ पर क्रिया है और क्या, पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है आपकी। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, भला मानस शब्द का समास विग्रह कीजिए। यहाँ पर जो शब्द आपका दिया है भला मानस शब्द का समास विग्रह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, यहाँ पर भला है वह भला है जो मानस। ठीक है, ऑप्शन बी मानस भला है, ऑप्शन सी भला और मानस, और आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 98 एक बार फिर से, भला मानस शब्द का समास विग्रह कीजिए। ऑप्शन ए भला है जो मानस, ऑप्शन बी मानस भला है, ऑप्शन सी भला और मानस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, भला मानस का आपका जो राइट रिस्पॉन्स होगा, सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, भला है जो मानस। ठीक है, भला है जो मानस। आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कर्म धाराएं समास होगा। क्यों, यहाँ पर जो पहला पद विशेषण है आपका, ठीक है, और दूसरा पद है आपका विशेष, मनुष्य की विशेषता बता रहा है कि वो यहाँ पर भला है। ठीक है,
तो यहाँ पर 98 में आपका क्या हो जाएगा, 98 में ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भला है जो मानस, और इसमें कौन सा समास है, इसमें समास है आपका कर्मधारय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 हमारा यहाँ ऑप्शन, यह क्वेश्चन नंबर 99, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए ता प्लस लीन, ऑप्शन बी तत् प्लस लीन, ऑप्शन सी तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी तत् ललीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही उत्तर होगा, यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा 99 का ऑप्शन सी तत्लीन। ठीक है, और यहाँ पर आपको कौन सी संधि होगी, यहाँ पर 99 क्वेश्चन नंबर में संधि आपकी ये होगी यहाँ पर व्यंजन संधि ता। ठीक है, और लास्ट में आपका ला, दोनों यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति बार बार 2 बार है, तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 100 आपका, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए किसी बात का प्रमाण देना, ऑप्शन बी स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी किसी भी चीज के लिए प्रमाण देना अति आवश्यक है, ऑप्शन डी अस्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, स्पष्ट बातों को पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरती क्या जो लोकोक्ति है आपकी, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को सही उत्तर लगा देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 हमारा, करी बिलाप सब रोबहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुन बिलाप दुखों दुख लागा, धीरजों कर धीरज कर धीरजु भागा। देखो ये जो आपका प्रसंग है, जो पंक्तियां हैं आपकी, ये रामचरितमानस की हैं। ठीक है, यहाँ पर सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। क्यों, उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के बिलाप को देखकर दुख को भी दुख लग रहा है वहां पर, और धीरज धीरज का भी धीरज भाग गया है। ये उस समय की बात है जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं और महाराज दशरथ की जो दशा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सभी लोग यहाँ शोक में विलाप करते हुए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि महाराज दशरथ के प्राण भगवान राम के बन जानने के कारण से यहाँ पर वो मरणासन स्थिति में है, और यहाँ पर जो इस रस का भाव है वो शोक है। तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में जो स्थायी भाव शोक है आपका, इस कारण इसमें हमारा जो रस है वो कौन सा है, वो करुण रस है। क्वेश्चन नंबर 102, मिटा मोदुमन भय मलिन शब्द में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे माँ शब्द की या माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार है, मिटा मोदुमन मलिन। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न विकल्पों में कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। फल, फूल, पेड़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पर आपकी फल। सुंदर, क्यों कि सुंदर है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदर है, बुढ़ापा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग आपका साध्वी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस विभक्ति में, ठीक है, किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है। ठीक है, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है। ऑप्शन ए में पर, ऑप्शन बी हे अरे, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी की को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 105 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हे और अरे। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का बहुवचन है। ऑप्शन तुझे, ऑप्शन बी तेरे, ऑप्शन सी तुझमें, ऑप्शन डी तुम्हें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है सर्वनाम। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है। तो देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सर्वनाम कौन सा मध्यम जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वो 3 टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको हम, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है
उसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे आदि। और इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, दूसरा मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन होता है? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने, ठीक है, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हमारा, हम, हमसे। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं वहां जाऊंगा, तो ये क्या है? हमारा उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है, पुरुषवाचक का। मैंने उसका गाना सुना। अब हम आ जाते हैं मध्यम पुरुष में, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले की क्रिया के लिए किया जाता है या सुनने वाले के लिए किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, आप, आपने, आपके, ये शब्द होते हैं। तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ, तुम कहोगे तो आऊँगा, तुमने ठीक ही सुना होगा, ये मध्यम पुरुष हो जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह, बे, यह, उस, उन, इस। वह आकर सो गई, वे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें खाना खिला दो। तो ये आपके होते हैं अन्य पुरुषवाचक। तो आपका यहाँ पर 106 में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, तुझे। ठीक है, तो तुझे है आपका 106 में। जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे तू, तुम। तुझे शब्द यहाँ पर जो दिया गया है वो तू का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 107, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्यों में करना। ठीक है, अधिक से अधिक मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। ऑप्शन सी, संदर्भानुसार मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन डी, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो 107 में आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, संदर्भ अनुसार मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा प्रश्न संदर्भ के, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को प्रस्तुत करता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर कौन सा प्रश्न हमारा है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में है। ठीक है, यह संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ऑप्शन ए, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बनाइए। ऑप्शन बी, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्दों समूह से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। ऑप्शन सी, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। ऑप्शन डी, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही पुनरुक्त शब्द युग्म जिन जो एक साथ होते हैं, ठीक है, यूज होते हैं भाई भाई, ठीक है, या घर घर। तो यहाँ पर क्या है, 108 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन डी आपका जो होगा वो होगा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में, मतलब घर घर पर आपकी चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए पहले कि पुनरुक्त शब्द युग्म क्या है, ठीक है, उसके बाद ही हम इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, तीव्रतर विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 109, तीव्रतर, ठीक है, तीव्रतर विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, या आपका मूलावस्था तथा उत्तरावस्था। तो देखो बात हो रही है यहाँ पर तीव्रतर की, ठीक है, तो तीव्रतर आपका कहाँ पे आएगा? तीव्रतर आपका आएगा उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगा। इस शब्दों की 3 अवस्थाएं होता है, पहला तीव्र, तीव्रतर और तीसरा आपका तीव्रतम।
ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरावस्था। और यहाँ पर आपका होता क्या? तीव्रतम, तो वो आपका हो जाता क्या? उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 110, हरीश ने परीक्षा उत्तीर्ण की में कौन सा काल है? तो हरीश ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 111, लक्ष्मी द्वारा पता लगाया गया, ठीक है, लक्ष्मी द्वारा पता लगाया गया में कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने हिंदी की पहली वीडियो में भी, हिंदी के दूसरे सेट में भी यहाँ पर वाच्य के क्वेश्चन आए थे, और यहाँ आपका हिंदी का तीसरा सेट है और यहाँ पर भी वाच्य का क्वेश्चन आया है। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर लक्ष्मी के द्वारा कर्म किया गया है, इसलिए यहाँ कर्म प्रधान होने के कारण कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, देखो हिंदी की जो प्रीवियसली वीडियोस हैं आपकी फर्स्ट और सेकंड जो हमने डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पर भी आपके जो वाच्य वाले क्वेश्चन हैं 1 से 2 आए हैं। तो ये जो हमारा वाच्य वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, लक्ष्मी द्वारा पता लगाया गया में वाच्य है आपका कर्म वाच्य है, और कर्म वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लक्ष्मी के द्वारा पता लगाया गया, ठीक है, या रोगी को दवा दी गई, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, ये सब आपके कर्म वाच्य के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 112, चौराहा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ये चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? तो चौराहा शब्द में आपका समास होगा चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह मतलब आपका 112 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 113, मन अनुकूलन की संधि क्या है? ठीक है, मन अनुकूलन, मनोनुकूलन, मनोनुकूल, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 113 में जो आपकी संधि है वो है विसर्ग संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, मीडिएटर नहीं रखा जाता है? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन नंबर 114 में आपका भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि और हमारी जो अनुवाद विधि है, ठीक है, अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की, ठीक है, विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 114 में ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर मातृभाषा को हम मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाएंगे, व्याकरण है आपका, अनुवाद विधि है, सूत्र विधि है, इसको हम मध्यस्थ में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, ऑप्शन डी परीक्षा का आयोजन करना। तो 115 में आपको ऑप्शन बी हो जाएगा राइट रिस्पॉन्स। ठीक है, सही उत्तर भाषा शिक्षण के अंतर्गत या भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर अधिक से अधिक प्रदान किए जाएं, ठीक है, ये प्राप्त कराए जाएं। क्वेश्चन नंबर 116, लापता शब्द में किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लापता शब्द में किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो उपसर्ग का एक क्वेश्चन आपका पहले भी है और यहाँ पर भी है, तो उपसर्ग और प्रत्यय को आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग की बात हो रही है लापता, ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन में लापता में आपका जो अरबी और फारसी उपसर्ग ला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ है?
आपने भी सुना होगा, कहते हैं गले मड़ गया हमारे, ठीक है। गले दबाना, गला पकड़ना, किसी काम को जबरदस्ती सौंपना। तो आपके 117 में ऑप्शन सी किसी काम को जबरदस्ती सौंपना, ठीक है, ये होता है हमारे गले मड़ना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है, ये रस के ऊपर है आपका क्वेश्चन 118, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ पर क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 118 है, रौद्र रस, भयानक रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा रस है आपका, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा आपका, यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा आपका, रौद्र रस है 118 में। क्यों, यहाँ पर अभिमन्यु के वध के बाद में जो यहाँ पर अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं जयद्रथ वध के लिए, ठीक है। और ये जो आपकी पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में, ठीक है, अर्जुन के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा का मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं आपकी, ठीक है। तो आपका रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है आपका क्रोध। क्वेश्चन नंबर 119, सीधी चलती राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विपल उन्हीं हरि का है आतंक, में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखो कौन सा अलंकार की बात हो रही है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार आपका ये कौन सा है, ये अलंकार है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। और यहाँ पर श्लेष का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आप कर लेंगे 119 में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा श्लेष अलंकार, देखो जब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की, ठीक है, तो यहाँ पर जो हरि शब्द प्रयोग किया गया है, इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ है आपका बंदर और एक अर्थ है आपका भगवान का, ठीक है। तो 119वां जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति में हरि शब्द के अर्थ हैं ईश्वर और बंदर। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है सलिश अलंकार। क्वेश्चन नंबर आपका 120 की हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। भाषा के सभी रूपों में किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी सांकेतिक, ऑप्शन सी मौखिक, ऑप्शन डी व्यावहारिक, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन में जो हमारा मौखिक रूप जो भाषा का होता है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है बातचीत में, कहीं हमको अपने विचारों को आदान प्रदान करना है, आप हमको अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिंदी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए हैं और आप आगे आने वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट में अपने स्कोर को बताएंगे कितना स्कोर है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या क्या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके सजेशन आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।